डिसेंट्रलाइजेशन refers to devolution of power, resources and decision making authority from central government to state government and to local government. ठीक है, एग्जाम्पल 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट फॉर पंचायत एंड अर्बन रूरल बॉडीज. ठीक है, 92 में हुआ था, ये आपको पता है. वाई डू वी नीड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? Number 1, to empower local communities, to strengthen vibrant democracy, promoting inclusive development, greater participation of marginalized communities, enhancing efficiency and effectiveness of public service delivery. अब इसको समझो, ये तुम पॉइंट सब लिख सकते हो, लेकिन इसमें हमने किन किन चीजों को समझाने की कोशिश की है. पहला, डायरेक्ट. पहला पॉइंट क्या है? डायरेक्ट है ना, किसके लिए है? लोकल कम्युनिटीज के लिए. दूसरा क्या है? जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेमोक्रेसी. तीसरा क्या है? जो हम बार बार कह रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास. चौथा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड, दिस इज अगेन डेमोक्रेसी, नथिंग एल्स, ये डेमोक्रेसी ही है. ठीक है. देन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, ताकि अच्छे से काम हो जाए. तो हम जो कह रहे हैं वो तुम ऐसे भी लिख सकते थे, अपने मन से भी लिख सकते थे. अब यदि हम देखें तो इसको कैसे किया गया. 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट पहला. दूसरा, इसका अचीवमेंट क्या हुआ? जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ये तुम्हारे एग्जाम्पल्स कौन से आ रहे हैं? लिख सकते हैं 49% ऑफ इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर वुमेन एंड ओवर 4 लाख मेंबर्स बिलोंग टू SCs एंड STs. ठीक है. इससे हुआ क्या? इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन कम्युनिटी बेस्ड वेलफेयर फॉर वुमेन, इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन कम्युनिटी बेस्ड वेलफेयर फॉर वुमेन एंड इंक्रीज्ड रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम. पहले क्राइम होता था, कहीं पुलिस पे ही नहीं जा पाते थे, अब वो भी हो रहा है रिपोर्टिंग. और हेल्पिंग कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म, where the states are competing with one another. ठीक है ना, जैसे फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज को बेहतर करना. ठीक है. अब देखो, वो सब तुमने पढ़ा हुआ है कि पंचायती राज कैसे बना, बलवंत राय मेहता कमेटी कैसे आई, गांधी जी का. तो ये जो चीजें हैं, इसको तो आप लिख लोगे, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है. अब यदि हम पंचायती राज की बात करें, अभी तक तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की कि नहीं की, पूरा पूरा होलिस्टिक. अब यदि पंचायती राज की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या लिखोगे? क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हम लिखेंगे नहीं. अब लिखें, पहला, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन. ठीक है. कैसे? बिकॉज इन पंचायत इलेक्शंस ग्रेटर वोटर टर्नआउट इज सीन. क्योंकि पंचायत के इलेक्शंस में ज्यादा वोटर आए थे, क्योंकि सब घर वाले ही है ना, किसी न किसी को वोट देने चलेंगे ही चलेंगे. ठीक है. स्पेशली विद रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. ठीक है. और इसके अलावा डिस्कशन ऑन लोकल नीड्स इन ग्राम पंचायत, तो सब लोग खड़े होंगे उसमें. क्लियर? जिसको कि आर्टिकल 243D से इंश्योर किया गया है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड वुमेन. OBC मत लिखना. देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. ठीक है. इसमें 243G है, एम्पावर्स पंचायत टू प्रिपेयर प्लान्स, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग बननी हो, चाहे वो हैंडपंप लगना हो, चाहे कुआं खोदना हो,
चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कुछ लोग रहने हो, उस सारा का सारा काम कौन करता है? पंचायत करती है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। तीसरा, एनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी, ये आर्टिकल 243 बी में है, दैट प्रोवाइड्स फॉर ग्राम सभा, ठीक है, बिकॉज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर रेस्पॉन्सिबल टू ग्राम सभा। और ग्राम सभा में कौन होता है? तो जितने भी वोटर्स हैं गांव के, वो सारे ग्राम सभा में रहते हैं, तो उनके प्रति ये रेस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं है? तो अकाउंटेबिलिटी इनकी है, याद रखिएगा, ठीक है। देन बूस्ट्स सिविक एंगेजमेंट, आर्टिकल 243 जी में ही, वही पंचायत वाले में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्योंकि इससे सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। गांव का कुआं है, गांव का तालाब है, गांव का स्कूल है, गांव का सामुदायिक भवन है, तो सब लोग उसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। यंग पंचायत मेंबर्स may reach to the central level politics and can hold various posts effectively due to their experiences and expertise at local levels। लिख लोगे इसको? अगली बात, it bridges gap between the central government and rural communities, then tailored approach to planning rather than one size fit all approach। आर्टिकल 243 ZD में दिया हुआ है, जो डीपीसी बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए हैं। तो अलग अलग गांव अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, एक ही चीज नहीं है सबकी जगह, ऐसा कि नहीं है? तो ये भी अपने दिमाग में रखेंगे। क्लियर? चैलेंजेस क्या हैं? फाइनेंशियल, इनएडिक्वेट ओन फंड्स and rely heavily on devolution। 95% of the funds are devolved to them। नहीं मिलेगा तो काम ही नहीं कर पाएंगे। और इसको ठीक करने के लिए गुरु स्वामी कमेटी ने कहा था कि एक्सप्लोर न्यू रेवेन्यूज फॉर पंचायत, लाइक यूजर फी, प्रॉपर्टी टैक्सेस। लेकिन ये गांव में यूजर फी और प्रॉपर्टी टैक्सेस लगाना बहुत बड़ा काम है, भारी पड़ जाएगा, कौन लगाएगा इसको? दूसरा, डिलेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, डिलेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस, जो आर्टिकल 243 आई है। इसकी विशेषता तो ये, कई बार लोग स्टेट फाइनेंस कमीशन ही नहीं बनाते हैं, रेगुलरली तो सिर्फ 9 ही बना रहे हैं। और इसके लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि 42% अप टू 42% ऑफ divisible tax pool should be given to the panchayats। Funds are tied to specific schemes and misallocation of resources। तो हमने तो दे दिया, अब उसकी जरूरत ही नहीं वहां पर, लेकिन वो उस फंड को कहीं दूसरे के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस पर मिर्धा कमेटी ने 2000 में रिकमेंडेशन दी थी। किसने दी थी? मिर्धा कमेटी, याद है? मिर्धा कमेटी की रिकमेंडेशन थी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी in resource utilization। Next point, reluctance to use fiscal powers like levying taxes। नहीं कर पाते हैं, गांव का ही आदमी है, गांव वाले पे टैक्स हम लगाएंगे कैसे? तो इसके लिए PES, पंचायत एंटरप्राइज सूट बनाया गया। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस्तेमाल नहीं होता है जल्दी, बना के रख दिया। लेकिन देन करप्शन, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बड़ी परेशानी है। सरपंच, सरपंच पति, सरपंच पुत्र, एवरीबडी इज इन्वॉल्व, ठीक है। फंक्शनल चैलेंजेस क्या हैं? इनकंसिस्टेंट डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शन अक्रॉस स्टेट्स। आप ऐसे समझिए 29 फंक्शंस दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ लगभग 1/5 फंक्शंस दिए गए अभी तक। स्टेट्स इनको इतना ही डिवॉल्व करते हैं, 20-22% तक देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनल चैलेंज है कि जब पूरा काम ही नहीं दोगे तो क्या होगा। पैरेलल बॉडीज अंडरमाइन पंचायत अथॉरिटी, है ऐसा कि नहीं है?
जैसे बहुत सारे स्टेट्स में रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज अभी भी काम कर रही हैं, ठीक है। इसके लिए सिन्हा कमेटी रिपोर्ट ने कहा था ग्रेटर फंक्शनल ऑटोनॉमी, अनक्लियर पावर्स हिंडर्स रूल इन डिसीजन मेकिंग। इसमें मिर्धा कमेटी ने कहा था ट्रांसफर मोर पावर्स, रेवेन्यू पावर्स दोनों के लिए कहा उसने। देन ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। नीति आयोग ने 2018 में कहा है प्रमोट फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन पंचायत एंड लाइन डिपार्टमेंट टू एंश्योर बेटर सर्विस डिलीवरी, ठीक है। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लॉ मेकिंग, विधानसभा में कानून बनता है ये सब ही नहीं कहीं पर, इसके लिए जीपीडीपी बनाया गया, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ताकि इनकी बातें वहां तक पहुंचाई जा सके। देन कैपेसिटी बिल्डिंग कंस्ट्रेंट्स, फर्स्ट टाइम लीडर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन लीडर्स हैं इसमें हनुमंत राव कमेटी ने कहा था ट्रेनिंग दी जाए इन लोगों को, क्रिएट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जेंडर डिस्पैरिटी इन रियलिटी, पंचायत पति, सरपंच पति, सरपंच पुत्र, एसपी साहब, ठीक है। इसके लिए पीएमईवाई ऐसे चलाया गया, पीएमईवाई ऐसे, पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान। तो पहला फंड हो गया, दूसरा फंक्शनल हो गया, तीसरा फंक्शनरीज के चैलेंजेस क्या क्या हैं वो लिख लीजिए। लिमिटेड कंट्रोल ओवर स्टाफ, तो इसके लिए कर्नाटक ने एक मार्ग दिखाया, एक सेपरेट कार्डर क्रिएट किया जाए ताकि कंट्रोल हो सके। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ, दूसरी परेशानी फंक्शनरीज की, ठीक है, इसके लिए वैकेंसीज लाई जाएं, भरा जाए उनको। तीसरा एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, इसके लिए सेकंड एआरसी ने कहा कि भाई सोशल ऑडिट और सिटीजन पार्टिसिपेशन किया जाए इसमें। कैपेसिटी बिल्डिंग इश्यूज फंक्शनरीज के लिए है, इसके लिए गणेशन कमेटी बनी थी 2011 में। दिस इज ट्रेनिंग फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन प्लानिंग, बजटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और इसके लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करना है, प्रमोटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। और इसके लिए सेकंड एआरसी ने कंपलसरी सोशल ऑडिट की बात कही है। इसके अलावा यदि फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज के बारे में बात करें तो इनके अलावा यदि बात करें तो फिर सोशल इनइक्वालिटीज हैं गांव में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल शॉर्टेजेस हैं, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, डेटा इश्यूज। तो क्या क्या किया गया इसको ठीक करने के लिए? ई ग्राम स्वराज, ये ऑनलाइन पोर्टल, ट्रांसपेरेंसी इन प्लानिंग, रिपोर्टिंग, देन पीएस पंचायत एंटरप्राइज सूट, देन सीबीपीएसए, CB-PSA, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग पंचायत सशक्तिकरण अभियान, पंचायत सशक्तिकरण अभियान, ठीक है, ये सब एजुकेट करने, ट्रेन करने के लिए। देन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, ये भी ट्रेनिंग के लिए है, पंचायती रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। देन RLGI लाया गया, RLGI, रूरल लोकल गवर्नेंस इंडेक्स, ताकि पता लगे कितना परफॉर्मेंस चल रहा है। मिशन अंत्योदय, दिस इज फॉर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड मैनेजमेंट। फिर दीनदयाल उपाध्याय DDU पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार और PIB ग्रांट्स, PIB ग्रांट्स, परफॉर्मेंस इंसेंटिव बेस्ड ग्रांट्स। इसमें दो चार ही याद रखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन किसके लिए पूछा जा रहा है उसका वाला लिखना है इसमें, ठीक है। अब मणिशंकर अय्यर कमेटी ने क्या कहा था, उसके रिकमेंडेशन बेहतर करने के लिए, इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ट्रेनिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पंचायत्स शुड हैव कंट्रोल ओवर देयर स्टाफ, सिंगल मिनिस्ट्री फॉर लोकल गवर्नेंस, ओम्बड्समैन फॉर पंचायत, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तो लिख लोगे ना,